Welcome again to शरण's बायोलॉजी क्लासेस। और मैं आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ, डॉक्टर आर ए शरण। Recall the previous class, we were discussing about seeds, the last topic of reproduction in flowering plant। आपने पिछले क्लास में दो सीड्स के बारे में पढ़ा था, ग्राम सीड एंड कास्टर सीड। नाउ कम टू द मेज ग्रेन। ग्रेन क्यों लिखा गया, अभी हम लोग आगे आते हैं। तो कहते हैं कि मेज ग्रेन इज ए सिंगल सीडेड फ्रूट। मेज ग्रेन इसलिए लिखा गया कि ये एक ऐसा फ्रूट है, हम लोग जो मेज़ का या राइस, व्हीट, हम लोग समझ लेते हैं कि वो सीड है। एक्चुअली वो सीड है नहीं, वो एक्चुअली एक फ्रूट है। कैसा फ्रूट है? इन विच द पेरिकार्प एंड सीड कोट्स आर फ्यूज्ड टुगेदर। याद कीजिए, पेरिकार्प फ्रूट वाल को हम लोग कह देते हैं पेरिकार्प, एंड सीड कोट्स। जब फ्रूट की वाल और सीड कोट्स दोनों आपस में फ्यूज्ड हैं तो हम तो उस फ्रूट से सीड को अलग नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो वही मैंने कहा कि द मेज ग्रेन इज ए सिंगल सीडेड फ्रूट इन विच द पेरिकार्प एंड सीड कोट्स आर फ्यूज्ड टुगेदर सो दैट द सीड कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रूट। क्लियर? कि यह एक सिंगल सीडेड फ्रूट है जिसमें सीड कोट्स, बीज का जो आवरण है, और पेरिकार्प दोनों इस प्रकार आपस में फ्यूज्ड हैं कि हम इस फ्रूट से सीड को अलग नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि लिखा गया मेज ग्रेन, यहाँ मेज सीड नहीं लिखा गया, मेज फ्रूट नहीं लिखा गया। ऐसे ग्रेन मीन होता है अनाज, सीरियल। क्लियर? ग्रेन मीन दाना भी। क्लियर? तो जब आपने कहा कि मेज ग्रेन, एक्चुअली वो तो मक्का का जो एक ग्रेन है वो एक फ्रूट हो गया, चूँकि जो कॉप ऑफ मेज है वो तो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस है ना, तो एक फ्रूट ही बनेगा अंदर। तो आपने कहा कि वह एक फ्रूट है, तो फ्रूट के बाहर तो कोई विशेष संरचना होती नहीं है। तो कहते हैं कि यदि मेज ग्रेन का एल एस मीन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ऐसे कट करेंगे दैट इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ऐसे कट करेंगे दैट इज ट्रांसवर्स सेक्शन। क्लियर? तो यदि मेज ग्रेन का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटा जाए तब हम पाते हैं कि यह ग्रेन एक लेयर द्वारा दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइडेड होता है, एंड दिस लेयर इज कॉल्ड एपिथेलियम। क्लियर? यदि मेज ग्रेन का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटा जाए तो हम पाते हैं कि यह मेज ग्रेन एक लेयर द्वारा दो असमान भागों में विभक्त रहता है, और इस लेयर को हम लोग कह देते हैं एपिथेलियम। एपिथेलियम के एक ओर स्थित यह जो लार्ज पोर्शन है, बड़ा भाग है, इसे हम लोग कह देते हैं एंडोस्पर्म। और इसी एंडोस्पर्म में इस ग्रेन का फूड स्टोर्ड रहता है। मेज ग्रेन का जो एंडोस्पर्म है, बहुत गौर करने की बात है। आगे हम लोग जब इसका MCQs बनाएंगे तो वहाँ देखिएगा एक रिपीटेड क्वेश्चन आता है। अभी क्या आता है अभी देखेंगे। तो मैंने कहा कि यह जो मेज ग्रेन का एंडोस्पर्म है, हमेशा याद रखिए कि इसके दो पार्ट होते हैं। बाहर की ओर एक सिंगल लेयर प्रोटीन लेयर होता है जो रेड से मैंने बनाया। इस प्रोटीन लेयर को हम लोग कह देते हैं क्या? एल्यूरोन लेयर। क्लियर? कि मेज ग्रेन का एंडोस्पर्म जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं। बाहर की ओर सिंगल लेयर प्रोटीन लेयर होता है और उसे हम लोग कह देते हैं एल्यूरोन लेयर, जबकि जो एंडोस्पर्म का इनर पार्ट होता है, जो लार्जर पोर्शन है, ये बना होता है स्टार्च का। क्लियर? मेज ग्रेन का एंडोस्पर्म दो पार्ट इसके होते हैं। आउटर जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है जिसे हम लोग कह देते हैं एल्यूरोन लेयर, एंड द इनर लार्ज पोर्शन इज मेड अप ऑफ स्टार्च। स्टार्च के रूप में यहाँ फूड स्टोर्ड रहता है। कहते हैं कि यदि मेज ग्रेन के इस कट पोर्शन पर आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डाली जाएं तो यह जो कट पोर्शन है वो ब्लू और ब्लैक कलर में
परिवर्तित हो जाता है। ये आयोडीन का टेस्ट है, सॉरी ये स्टार्च का टेस्ट है। अगर स्टार्च पर आप आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो स्टार्च का कलर जो हो जाता है वो ब्लू और ब्लैक। तो वही मैंने कहा कि यदि मेज ग्रेन के इस कट पोर्शन पर आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डाली जाएं तो यह जो कट पोर्शन है ये ब्लू और ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर जाता है। इसका अर्थ है कि यहाँ जो फूड स्टोर्ड है वो स्टार्च के रूप में स्टोर्ड है। क्लियर? इससे प्रूफ होता है। क्लियर? मैंने कहा कि ये यहाँ एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आप देखेंगे अगर क्वेश्चन बैंक कॉम्पिटिशन्स के, नीट के या एम्स, जिपमर, जो भी मेडिकल एंट्रेंस के कॉम्पिटिशन से, तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि एल्यूरोन उसका प्लॉइडी क्या होता है, उसमें क्रोमोसोम्स के कितने सेट्स होते हैं। रिकॉल द ट्रिपल फ्यूजन, कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है ट्रिपल फ्यूजन के कारण। एंडोस्पर्म हमेशा होता है ट्रिप्लॉइड। और मैं कह रहा हूं कि यह जो प्रोटीन लेयर है वो एंडोस्पर्म का ही आउटर पोर्शन होता है, अर्थात एल्यूरोन भी होगा ट्रिप्लॉइड। रिसेंटली ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको हमेशा याद रखिए कि एल्यूरोन लेयर जो है वो भी होगा ट्रिप्लॉइड, चूंकि वो एंडोस्पर्म का ही एक पार्ट है। क्लियर? अच्छे लोग इसमें अटक जाते हैं। खैर, तो मैंने कहा कि एपिथेलियम के एक और स्थित यह जो लार्ज पोर्शन है इसे आपने कहा एंडोस्पर्म, और इसी एंडोस्पर्म में इस ग्रेन का फूड स्टोर रहता है मेनली स्टार्च के रूप में। क्लियर? एपिथेलियम की दूसरी ओर यह जो स्मॉलर पोर्शन है दैट इज एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो में सिंगल शील्ड शेप्ड कोटाइलेटन होता है एंड द शील्ड शेप्ड कोटाइलेटन इज कॉल्ड एस्क्यूटेलम। मैंने एम्ब्रियो में पढ़ाया भी था। ये पूरे ग्रास फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है, चाहे वो ग्रासेस हो, पैडी है, व्हीट है, मेज है, बार्ली है। वहाँ हमेशा याद रखिएगा कि द कोटाइलेटन इज शील्ड शेप्ड, ढाल की आकृति का होता है, एंड इट इज कॉल्ड एस्क्यूटेलम। उसका एक विशेष नाम दिया गया ग्रास फैमिली में कोटाइलेटन का, उसे हम लोग कह देते हैं एस्क्यूटेलम। और इसी एस्क्यूटेलम के अंदर एम्ब्रियो एक्सिस दबा रहता है। पुनः मैं याद दिलाना चाहूंगा कि द एम्ब्रियो एक्सिस इज कॉल्ड डाइजेलम। क्लियर? द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो एक्सिस विच इज टुवर्ड्स आउटसाइड, जो बाहर की ओर एम्ब्रियो एक्सिस का पार्ट है उसे हम लोग कह देते हैं रेडिकल, एंड द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो एक्सिस टुवर्ड्स इनर पोर्शन इज कॉल्ड प्लीम्यूल। एम्ब्रियो एक्सिस का 2 भाग होता है, हमेशा याद रखेंगे। जो बाहर की ओर होता है उसे हम लोग कह देते हैं रेडिकल, अंदर की ओर स्थित एम्ब्रियो एक्सिस के भाग को कह देते हैं प्लीम्यूल। यहाँ एक ग्रास फैमिली का और भी कैरेक्टरिस्टिक है दूसरा। एक तो एस्क्यूटेलम आपने कहा कि कोटाइलेडन होंगे शील्ड शेप। यहाँ जो रेडिकल और प्लीम्यूल है वो 2 सेपरेट प्रोटेक्टिव शीट्स द्वारा ढका रहता है। ये पूरे ग्रास फैमिली का ये भी कैरेक्टरिस्टिक है। राइस है, व्हीट है, मेज है, कुछ भी है, वहाँ जो यह जो रेडिकल एंड प्लीम्यूल है वह 2 सेपरेट्स, 2 अलग अलग प्रोटेक्टिव शीट्स द्वारा कवर्ड रहते हैं, एंड दे आर रेस्पेक्टिवली कॉल्ड कॉलियोराइजा एंड कॉलियोप्टाइल। जो रेडिकल को ढकेगा उसे हम लोग कह देंगे कॉलियोराइजा, और जो प्लीम्यूल को ढके रहता है उसे हम लोग कह देते हैं कॉलियोप्टाइल। ये पूरे ग्रास फैमिली में आपको मिलेगा। क्लियर? कहते हैं कि यह कॉलियोराइजा एंड कॉलियोप्टाइल क्रमशः रेडिकल और प्लीम्यूल के प्रोटेक्शन का कार्य करता है, उनके सुरक्षा का कार्य करता है। जर्मिनेशन के समय यह रेडिकल सर्वप्रथम ग्रो करेगा, निर्माण करेगा रूट्स का। हमेशा याद रखेंगे रेडिकल ग्रो करेगा तो निर्माण करेगा रूट्स का, एंड देन प्लीम्यूल ऊपर की ओर ग्रो करता है तो निर्माण करता है शूट का, दैट इज स्टेम एंड लीव्स। क्लियर? तो दिस वन इज मेज ग्रेन। पूरे ये अगर मोनोकोटाइलेडन्स के हैं, विशेषतः सीरियल्स जो राइस है, व्हीट हैं, ऑलमोस्ट यही स्ट्रक्चर्स होते हैं। चूंकि एनसीईआरटी में मेज ग्रेन है तो हम लोग को मेज ग्रेन ही पढ़ना है। क्लियर? अब कुछ और बातें हैं अभी हम लोग देखेंगे। कुछ जो सिंपल सा डेफिनेशन है मैं याद दिला देना चाहूँगा। हो सकता है आप
भूल चुके होंगे, दैट इज, आप समझो इधर, एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। इसका कंसेप्ट हमेशा रखिएगा। एंडोस्पर्मिक को ही हम लोग कह देते हैं क्या, एल्ब्यूमिनस। एंडोस्पर्मिक सीड्स इज आल्सो कॉल्ड एज albuminous seeds and non-endospermic seeds is called ex-albuminous seeds. Listen, बस एक बार सुन लेंगे, समझ लेंगे, दोबारा पढ़ने की बात नहीं है। Endospermic seeds, the seeds in which foods are stored within endosperm are called एंडोस्पर्मिक सीड्स। कितना आसान सी बात है कि वैसा सीड जिसमें फूड स्टोरेज का कार्य एंडोस्पर्म के अंदर होता हो, जैसे अभी आपने पढ़ा ये कास्टर सीड, इसमें फूड स्टोर था एंडोस्पर्म के अंदर, क्लियर। सॉरी, मेज ग्रेन, कास्टर में भी एंडोस्पर्म के अंदर, मेज ग्रेन में भी एंडोस्पर्म के अंदर ही हुआ, एंड सच सीड इज कॉल्ड एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड्स, क्लियर। दूसरी ओर, the seeds in which foods are stored within cotyledons are called non-endospermic और ex-albuminous seeds। जैसे आपने पढ़ा था ग्राम सीड, चना, इमली, मटर, सेम, इन सबों के सीड को तोड़ते हैं तो आपको 2 कोटाइलेडन्स मिलते हैं ना, 2 दाल मिलते हैं, 2 आर कोटाइलेडन्स। तो the seeds in which foods are stored within cotyledons are called non-endospermic seeds और ex-albuminous seeds, क्लियर। जितने भी मोनोकोटाइलेडन्स है, मोनोकोटाइलेडनस सीड्स एंड डाइकोटाइलेडनस सीड्स भी अभी आपको बताते हैं। जितने भी मोनोकोटाइलेडनस सीड्स हैं उसमें हमेशा होगा एंडोस्पर्मिक सीड, बट डाइकोटाइलेडन्स में वो एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक दोनों प्रकारों के सीड्स पाए जाते हैं। जैसे ये आपने मेज ग्रेन का, मेज, व्हीट, राइस सभी मोनोकॉट्स हैं और इसमें फूड स्टोर्ड है एंडोस्पर्म के अंदर, एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। आपने पढ़ा था, याद कीजिए, कास्टर सीड, वो डाइकोटाइलेडन है, वो डाइकॉट है, बट उसमें फूड स्टोर्ड है एंडोस्पर्म के अंदर, क्लियर। तो वही मैंने कहा कि मोनोकोटाइलेडन्स के सीड्स हमेशा होंगे एंडोस्पर्म में, बट डाइकोटाइलेडन्स में दोनों प्रकारों के सीड्स पाए जाते हैं, बोथ एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक। अब जैसे ग्राम, पी, बीन, इसमें जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं, क्लियर, फूड स्टोर्ड है कोटाइलेडन्स में, जबकि कास्टर है तो डाइकॉट, बट वहाँ फूड स्टोर्ड है एंडोस्पर्म के अंदर, हमेशा याद रखिएगा, क्लियर। कहते हैं कि प्रत्येक सीड के निर्माण के प्रारंभिक अवस्था में, एट इनिशियल स्टेज ऑफ सीड फॉर्मेशन, both in endospermic and non-endospermic seeds, food are stored within endosperm। प्रत्येक सीड के निर्माण के प्रारंभिक अवस्था में भोजन संग्रह का कार्य होता है एंडोस्पर्म के ही अंदर, परंतु जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं, जिसमें आपने कहा कि फूड स्टोर्ड रहता है कहाँ, कोटाइलेडन्स के अंदर, तो वह जो स्टोर्ड फूड है वो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में खर्च हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था में फूड स्टोर्ड होगा एंडोस्पर्म के अंदर ही, परंतु एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में वो स्टोर्ड फूड कंज्यूम्ड हो जाता है। आफ्टर दैट द फूड्स आर स्टोर्ड विद इन कोटाइलेडन्स, हेंस द कोटाइलेडन्स बिकम फ्लेशी एंड थिक, क्लियर। कि जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं प्रारंभिक अवस्था में उसमें भी फूड स्टोर्ड होगा एंडोस्पर्म के अंदर, लेकिन वह जो स्टोर्ड फूड है वो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में कंज्यूम्ड हो जाता है, खर्च हो जाता है, और उसके पश्चात भोजन संग्रह का कार्य होता है कोटाइलेडन्स के अंदर। इसलिए जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं उसके कोटाइलेडन्स हो जाते हैं थिक एंड फ्लेशी। आप गौर कीजिए, चना, मटर, इमली, सेम, इवन मैंगो, उसके सीड्स को आप तोड़ते हैं तो देखिए उसके कोटाइलेडन्स होते हैं थिक एंड फ्लेशी, क्लियर। जबकि एंडोस्पर्मिक सीड्स में प्रारंभ से अंत तक फूड स्टोरेज का कार्य होता है
एंडोस्पर्म के अंदर ही। इसीलिए यह जो एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं, इसका एंडोस्पर्म होता है फ्लेशी, बट द कोटाइलेडन्स बिकम थिन एंड पेपरी। इसके जो कोटाइलेडन्स हैं वो पतले रह जाते हैं, बिल्कुल कागज नुमा रह जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा था कास्टर सीड, याद कीजिए, कास्टर सीड है तो डाइकॉट, बट उसमें फूड स्टोर्ड हुआ एंडोस्पर्म में, क्लियर। तो उसके कोटाइलेडन्स गौर कीजिए थिन एंड पेपरी हैं। जितने भी ये मोनोकॉट्स हैं इसमें कोटाइलेडन्स हमेशा होते हैं थिन एंड पेपरी, क्लियर। तो अब याद रहेंगे, सीधा सा याद रखिए कि द सीड्स इन विच फूड्स आर स्टोर्ड विद इन एंडोस्पर्म आर कॉल्ड एल्ब्यूमिनस सीड्स एंड द सीड्स इन विच फूड्स आर स्टोर्ड विद इन कोटाइलेडन्स आर कॉल्ड एक्सएल्ब्यूमिनस सीड्स, क्लियर। एक चीज और आप रखो कंसेप्ट, डाइकोटाइलेडनस एंड मोनोकोटाइलेडनस, नाम से ही पता चलता है। मोनोमीन वन मोनोकोटाइलेडनस सीड्स, द सीड्स इन विच देयर इज सिंगल कोटाइलेडन। वैसा सीड जिसमें सिंगल कोटाइलेडन प्रेजेंट होता है उसे हम लोग कह देते हैं मोनोकोटाइलेडनस सीड्स। जैसे आपने पढ़ा, ये जितने भी ये ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं, सभी के अंदर सिंगल कोटाइलेडन होते हैं। एंड द सीड्स इन विच टू कोटाइलेडन्स आर प्रेजेंट आर कॉल्ड डाइकोटाइलेडनस सीड्स। जैसे मैंने कहा कि चना, मटर, इमली, सेम, टमारिंड, यस, और मैंगो, कहीं भी देखें आप वो ग्राम, पी, बीन तोड़ते हैं तो अंदर से दो कोटाइलेडन्स निकलता है, दो दाल निकलता है, दो सीड्स आर कॉल्ड डाइकोटाइलेडनस सीड्स। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैरेक्टर the angiosperms have been classified into two classes called dicotyledons and monocotyledons। यही एक कैरेक्टर है जिसके आधार पर जो एंजियोस्पर्म्स हैं उसको क्लासिफाई किया गया दो क्लासेस में। एक को कहते हैं डाइकोटाइलेडन्स और दूसरे को कह देते हैं मोनोकोटाइलेडन्स, क्लियर। तो ये हो गया मेज ग्रेन, और आपने पढ़ा एल्ब्यूमिनस एंड एक्सएल्ब्यूमिनस सीड्स। फिर आप कहें क्लास लंबा होता है सर, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। सीड में भी काफ़ी कुछ और भी हैं, अभी देखते चलेंगे, हम लोग धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। और बिल्कुल मैं सिस्टमेटिक अपलोड तो कर ही रहा हूँ जैसा कि मैंने वादा किया था, और वो अपलोड होता ही रहेगा आपका कोर्स, क्लियर। उसके लिए मैंने कहा कि शरण है तो संभव है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, पूरा एंटायर कोर्स आप रिवाइज कर सकते हैं इसको देखकर, और नीट की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा पुनः कहूँगा कि मेहनत करें, ईमानदारी से मेहनत करें, ठीक है, सारा कुछ करना है, बट पहले अभी आपका जो प्रारंभिक कार्य है वो पढ़ना है। और बायोलॉजी पर तो विशेष ध्यान देना है, क्योंकि मैंने बताया था कि 90 क्वेश्चंस रहते हैं बायो के नीट में, 45 क्वेश्चंस रहते हैं फिजिक्स में, 45 केमिस्ट्री में। देन अगर फिजिक्स केमिस्ट्री आप 1-1 घंटे पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से बायो को 2 आवर्स देने होंगे, और बायो ही रैंक दिलाता है। एक बात जान लीजिए कि बायो ही आपको रैंक दिलाएगा, क्लियर। तो मेहनत करें, पुनः कहीं कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर पूछें, और मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, आप भी अपना फ़र्ज़ निभाएं, पढ़ें, और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोई क्वेश्चन हो, कन्फ्यूज़न हो, ज़रूर पूछें, ओके। देन नेक्स्ट लेक्चर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, दिन आगे अभी देखेंगे, बहुत कुछ पढ़ना है, ओके, बाय बाय।